जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 16 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का स्पेशल बैच चल रहा है ज्ञान सर का। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बैच ज्वाइन कर लीजिए। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम के भी पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगी। सो आज के पहले टॉपिक की बात करें तो CSC कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कल ही इस टॉपिक को हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ, फिर से ये टॉपिक जो है वो रिपीट हो गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का याद आ रहा है आप लोगों में से स्टूडेंट्स को? इसमें देखेंगे कुछ नई चीज हमें अपडेट मिलेगी तो हम उस पर कवर करेंगे। फिर सूडान के अंदर कुछ क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स चैलेंज एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये टॉपिक लगातार रिपीट होता रहता है, मतलब 4-5 महीने में एक बार आता रहता है। फिर एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड हम लोग को देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए है ये। फिर इंडिया की वीड प्रॉब्लम को टैकल करने से रिलेटेड ये अगेन फिर से ये टॉपिक आ गया। पिछले हफ्ते ये टॉपिक देखने को मिला था। और कंज्यूमर रूपी में किसान का कितना शेयर है, तो काफी अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। चलिए आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये CSC का टॉपिक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। तो 30 अगस्त 2024 को इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशियस इन्होंने मिलकर एक चार्टर और MOU साइन किया जिसके थ्रू ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये सब कंट्रीज के नाम जो है वो याद रख लेना। याद आ रहा है आप लोग को? बांग्लादेश नई कंट्री बनी थी, कौन सी कंट्री ऑब्जर्वर थी? तो सेशल्स थी। पूरा टॉपिक रिपीट हो गया। 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, पहले भी हमने डिस्कस किया था। पहले इसको NSA, ट्राइलेटरल और मैरीटाइम सिक्योरिटी कहते थे। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के बीच में था। ठीक है। फिर कुछ समय तक जो है उसकी मीटिंग्स होना बंद हो गई। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना इंडियन ओशन रीजन पर, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और इंडिया ने इसको इसलिए ज्वाइन किया हुआ है चाइना ऐसी कंट्री को काउंटर करने के लिए। पूरा वही सेम टॉपिक है। इसके अंदर कोई देखो, ये गोल्स भी हमने जो है वो डिस्कस किए हुए थे कि समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी, राइट, टेररिज्म को काउंटर करना, राइट, ट्रैफिकिंग को टैकल करना बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में, इंडियन ओशन रीजन में, साइबर सिक्योरिटी पर भी इन्होंने चर्चा करी, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, तो इसके बारे में पहले भी हम लोग ने बात करी हुई थी। फिर एक हिडन ऑब्जेक्टिव था कि भाई चाइना का की प्रेजेंस जो है उसको काउंटर करना। तो ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक टाई अप था। याद आ रहा है आपको? हमने डिस्कस किया था पिछली ही क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछली या उससे पहले वाली एक क्लास में हुआ होगा। अभी ये टॉपिक डिस्कस हुआ, बिल्कुल एज इट इज, पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो सेम आ गया है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं समझने वाली है। इसके अंदर सिर्फ आप ये चीज ध्यान में रखिए कि एग्जाम में आएगा, 200% आएगा, कि आपसे पूछा जा सकता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव किन कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिला। तो ये कंट्रीज के नाम ध्यान में रखना। बांग्लादेश नई कंट्री जुड़ी है और सेशल्स इस साल की ऑब्जर्वर कंट्री हम लोग को देखने को मिली थी। दैट्स इट। सिर्फ इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज और, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का ये है कि ये सभी कंट्रीज मिलकर समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने पर काम करेंगी। बात समझ में आई? बस दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो सूडान के अंदर क्या मुद्दे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने दीवार की तरफ देखो जहां पर आपने वर्ल्ड मैप लगा के रखा है, और वहां पर देखो सूडान कंट्री कहां पर है। बहुत समय से सूडान के अंदर जो है वो सिविल वॉर देखने को मिल रहा है। काफी महीने हो गए, लगभग पिछले 18 महीने से अधिक समय जो है वो हो चुका है कि जब यहाँ पर हम लोग को क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2024 तक 20,000 लोगों की मौत हुई और लगभग 11 मिलियन लोग जो है उनको डिस्प्लेस किया गया, विस्थापित किया गया, उनको क्षेत्र से अपने भगना पड़ा। सो इंटरनेशनल लेवल पर शांति करने पर पूरे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, राइट। इंटरनेशनली सभी मतलब काफी सारी कंट्रीज मिलकर जो है वो शांति प्रस्ताव पर बात जो है वो कर रही है कि भाई ये सूडान के अंदर जो इतने समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बंद हो जाए, राइट। सीज फायर पर जो है वो बात की जा रही है। सीज फायर समझते हो ना क्या होता है? युद्ध विराम, कि भाई अब खत्म कर लो, हो गया, बहुत बहुत लड़ लिया, शांत हो जाओ। बट अनसक्सेसफुल रही सभी बातचीत। अब देखिए, ये हम लोग को अफ्रीकन क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार की स्थिति चल रही है। आज की डेट में कहा जाए तो दुनिया के हर एरिया में आप देखेंगे तो कोई ना कोई टेंशन जो है वो, कोई ना कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल ही रहा है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत ही ज्यादा। तो ये बेसिकली एक प्रकार का क्या है, पहला पॉइंट। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं। पावर स्ट्रगल किसके बीच में? SAF और RSF के लीडर्स के बीच में।
एसएएफ क्या है? तो सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, और आरएएफ क्या है? आरएएफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। तो ये सूडान की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि कौन कितना पावरफुल है, सोचिए आप। और दोनों ही फैक्शन का कंट्रोल हम लोग को सूडान के ऊपर देखने को मिलता है, दोनों ही ग्रुप का कंट्रोल है सूडान के ऊपर। एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर शुरू हुआ कैपिटल के अंदर, आज की डेट में हर एक क्षेत्र में सूडान में फैलता जा रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। सूडान का सिविल वॉर टेंशन के कारण अराइज हुआ, और ये टेंशन जो है वो एंग्लो इजिप्टियन कंडोमिनियम के तहत हम लोग को देखने को मिली, और उसकी इंडिपेंडेंस हुई थी 1956 में, उसी समय पर हम लोग को देखने को मिली। अब यही ब्रिटिशर्स है भाई, ब्रिटिशर जब भी एंग्लो इजिप्टियन है ना इशू, ये ब्रिटिशर जब छोड़ के जाते हैं तब बहुत सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट होने लगते हैं, कभी क्षेत्र को लेकर। भाई कॉलोनी के बाद ही हमने देखा, जब जब ब्रिटिशर्स ने जिस जिस कॉलोनी को छोड़ा है, बहुत ही कम ऐसे छोटी कंट्रीज नजर आई हैं कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार बाय। बट मैक्सिमम जगह पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल ही रहे हैं। अच्छा, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी हुआ तो भी उनने जानबूझकर जो है वो हरकत पटक दी। जैसे मॉरिशियस देख लो आप, अभी कुछ दिनों पहले टॉपिक डिस्कस किया था डियागो गार्सिया का, याद आ रहा है? और मॉरिशियस के जो आइलैंड्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उनका एक इशू हम लोग को देखने को मिला था, तो रख लिया उनने आइलैंड, बोलते नहीं देंगे। अब जाकर देने की बात करिए डियागो गार्सिया को छोड़कर। तो यही हुआ कि जब ये एंग्लो इजिप्टियन जो इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिले, तो और उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुई 1956 में, तो ये सिविल वॉर की स्थिति जो है वो शुरू हो चुकी थी। फिर एथनिक और रिलीजियस डिवाइड, वही डिवाइड एंड रूल वाला इशू। नदर्न अरब मुस्लिम पॉपुलेशन है, और साउथ में क्रिश्चियन पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये जो कम्युनिटी जो होती है वो आपस में भिड़ने लगती है, उनके वेरियस मुद्दे उड़ जाते हैं, वेरियस इश्यूज जो है वो उड़ जाते हैं। तो ये इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिला। ओमार अल बाशिर का जब काल हम लोग को देखने को मिला था, तो उस समय कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया, पर्टिकुलरली दारफुर जैसे क्षेत्र में, जहां पर बहुत ज्यादा मतलब टारगेट किया जाता है नॉन अरब ग्रुप को। तो ये सब चीजें, तो हमने क्या चीज देखी अभी तक कि सूडान के अंदर, सूडान का बैकग्राउंड क्या है? सूडान का बैकग्राउंड ये हुआ कि भाई सूडान के अंदर एंग्लो इजिप्टियन कॉन्फ्लिक्ट चले पहले, फिर वहां पर अरब कम्युनिटीज और नॉन अरब कम्युनिटीज में हम लोग को देखने को मिल रही हैं क्रिश्चियन कम्युनिटीज, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद से, यानी कि कॉलोनियल रूल के एंड होने के बाद से कॉन्फ्लिक्ट यहां पर जो है वो लगातार देखने को मिले। ये है अभी तक का इसका बैकग्राउंड। यहां तक बात समझ में आई आपके? नेक्स्ट, फिर बशीर की सरकार गिरती है 2019 में, उसको हटाया। फिर हमें जो है वो देखने को मिला कि एक और सरकार एस्टैब्लिश होती है, बट टेंशन जो है वो मिलिट्री ग्रुप्स में आ गई कि नहीं भाई हम जो है वो ज्यादा कंट्रोल रखेंगे। दो मिलिट्री ग्रुप है, एसएएफ आरएसएफ। इन्होंने बोला कि नहीं बॉस, हमारा कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। लो, तो वो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। तो एक कंट्री की पावर को लेकर, कंट्रोल को लेकर, उस कंट्री की ही स्वयं की मिलिट्री जो है आपस में उलझ गई है। आरएसएफ जो ओरिजिनेट हुई थी जनवा वीड मिलिशिया से, राइट, और फिर वो पावरफुल फोर्स के तौर पर उभर कर आई। उसने गोल्ड माइंस पर कंट्रोल किया और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो स्टैब्लिश किया। तो दोनों ही आर्म फोर्सेस के बीच में स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंपीट कर रहे हैं कि भाई हमें ज्यादा एरिया चाहिए, हमारी पावर में ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। एसएएफ जो है वो इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये पावर में आई थी मिलिट्री कूप के समय पर 2021 में। वाइल आरएसएफ जो है उसकी लेजिटिमेसी को हमेशा चैलेंज किया जाता है, राइट, कि वो कुछ एरियाज पर जो कंट्रोल करती है तो उसको मतलब मानते नहीं है, स्वीकारता नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये बस मान के चलो। यूनाइटेड नेशन आर्म्स एम्बार्गो, ये क्या होता है भैया? एम्बार्गो, एम्बार्गो मतलब ऑफिशियल बैन लगाना। यूनाइटेड नेशन ने वेपन्स के ऊपर बैन लगा दी है 2004 में दारफुर क्राइसिस के दौरान। बट ये चीज देखने को मिली कि इन लोगों ने दमादम वेपन जो है वो प्रोक्योर करना शुरू किए। ये बोला कि हम नहीं मानते यूनाइटेड नेशन के बैन को, हम तो खरीदेंगे। आर्म ड्रोन्स खरीदे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स खरीदी रशिया, चाइना, यूएई जैसी कंट्री से। यूएई और उससे पहले रशिया का वागनर ग्रुप, ये माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं इनको, और ये पीसफुल
या शांति के प्रयास को जो है वो और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इनको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करा के। तो ये इशू हमें हमें देखने को मिला कि इन्होंने अपने पास जो है वो वेपन्स रख लिए। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा दारफुर में पर्टिकुलरली, जहां पर अरब मिलिशिया जो है वो सपोर्ट करती है आरएसएफ को, और नॉन अरब ग्रुप जैसे कि मसालित, इन्होंने एसएएफ के साथ अलाइन कर दिया। मतलब देखिए आप कि अब वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड पहले समझाया कि यहां पर क्रिश्चियंस और अरब का इशू है। तो आपको सूडान कंट्री देखते से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई यहां पर क्रिश्चियंस और अरब का इशू चल रहा है। और वो इशू इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने अपनी अपनी खुद की जो कंट्री की जो आर्म फोर्स होनी चाहिए उन्हीं को डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप सपोर्ट कर रही है एक आर्म फोर्स को, दूसरी ग्रुप दूसरे आर्म फोर्स को सपोर्ट कर रही है, और वो दोनों आर्म फोर्स एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ रही है। देखिए आप, काफी बार हमें देखने को मिला कि भाई शांति करने के लिए, यथास्थिति बरकरार करने के लिए सीज फायर टॉक्स कंडक्ट करवाए गए। यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री ने बोला कि चलो आओ यार हम शांति समझौता कराते हैं, बट फेल हो गया सब। जेद्दा डिक्लेरेशन 2023 का ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो टेंशन चल रही है यार वो टेंशन खत्म करें, बट किसी ने भी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने से मना कर दिया क्योंकि दोनों के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है बॉस। फिर चैलेंजेस मीडिएशन को लेकर भी आए। इंटरनेशनल मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कॉन्फ्लिक्टेड जोन है भाई, राइट, तो उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है काफी ज्यादा, जिसके कारण से मध्यस्थता हो नहीं पा रही, इंटरनेशनली आवाज नहीं पहुंच पा रही। मीडिएटर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। जगह जगह पर लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। मीडिया वाला मीडिया कवरेज करने गया, वापस ही नहीं आया। क्या करोगे? ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं ना। 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है वो भाग गए सूडान से। सोचिए, आसपास की कंट्री में बेचारे रेफ्यूजी बनकर पड़े हुए हैं। सोचिए आप कितनी बुरी स्थिति है। यूनाइटेड स्टेट लगातार बोल रही है कि नहीं भाई मत लड़ो आपस में यार, रिलीजियस ग्रुप्स क्यों लड़ रहे हो धर्म के नाम पर, क्या मिल जाएगा ऐसा तुम्हें, बट नहीं, मानने को नहीं तैयार। टेंशन बढ़ती जा रही है लगातार। अब पूरे दुनिया भर में ये इशू है। अब यहां पर साउथ सूडान का रेड सी ऑयल पाइपलाइन यहां पर है, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है, जोन है। चिंता यही है कि यहां से मना कर देंगे वो कि हम नहीं दे रहे, आप तेल कर लो जो करना है। क्या करोगे भाई? देखो ना, ये तो इशू हो रहा है पूरे दुनिया भर में। तो अब आपको एक चीज, पहला पॉइंट क्लियर है कि सूडान कंट्री एक है अफ्रीका के अंदर जहां पर क्राइसिस चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है कि काफी लगभग 18 महीने से ज्यादा समय हो गया कि कंटिन्यूअस वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किनके बीच में? उसी कंट्री की दो आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। एक का नाम है सूडानीज आर्म्ड फोर्स, दूसरे का नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स। इसका बैकग्राउंड हमने देखा कि भाई ये आज की बात नहीं है, जब देश आजाद हुआ था इनका तब उस समय ब्रिटिशर्स से वो लड़वा के चले गए धर्म के नाम पर। अरब्स और नॉन अरब्स के बीच में लड़ाई चल रही है। मतलब अरब मुस्लिम पॉपुलेशन नॉर्थ में रह रही है और साउथ में रह रहे हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन, या क्रिश्चियन या एनिमिस्ट पॉपुलेशन, नॉन अरब पॉपुलेशन। तो इनके बीच में झगड़े शुरू हुए। अब जब झगड़े शुरू हुए तो इनने एक अपने आर्म फोर्स को सपोर्ट किया एक ने, और दूसरे ने दूसरे आर्म फोर्स को सपोर्ट किया। बस अब आर्म फोर्सेज आपस में लड़ रही हैं। यूनाइटेड नेशन ने मना भी किया था भाई कि बैन लगा दो, कोई इनको वेपन ना दे, बट यूएई और रशिया और चाइना ये मिलकर वेपन्स दे रहे हैं। बोले लड़ो मारो पीटो, हमें तो धंधा करना है, खरीदो हमसे वेपन। तो ये चीज है। इंटरनेशनली मीडिया जो है वो कवरेज नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है। एरिया इतना खौफनाक है कि जाने से इंसान डर रहा है, इसलिए अटेंशन नहीं मिल पा रहा इंटरनेशनल लेवल पर। यूनाइटेड नेशन ने कई बार, यूनाइटेड स्टेट्स ने कई बार सोचा कि चलो यार शांति कर लेते हैं। एक जिद्दा डिक्लेरेशन करके हुआ था 2023 में। इनने बोला कि नहीं मजा नहीं आ रहा, हम नहीं करेंगे बातचीत, क्योंकि इनकी शर्तें ही है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं रेडी, कॉपरेट करने को नहीं रेडी। क्या करेंगे अब? तो ये एक इशू चल रहा है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि सूडान के अंदर क्या स्थिति है। होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये टॉपिक क्या है। यस, नेक्स्ट। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली कुछ कदम उठाए हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन को लेकर यूरोपियन यूनियन काफी अच्छा काम कर रहा है, बट इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, राइट? क्योंकि इतना लोड मत दो कि दूसरी कंट्रीज से आप मतलब सामान खरीदो ही ना, या आप ऐसा तरीका मत बनाओ कि जिससे कि आप जो है वो इंपोर्ट जो है उसको बैन लगा रहे हो।
जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के खिलाफ है। यस, फ्री ट्रेड के रूल्स के खिलाफ है, अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूं तो। बात समझ में आ रही है? चक्कर क्या है, मामला क्या है, आइए समझते हैं। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने चिंता व्यक्त करी। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमारी इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर का क्या नाम है। उन्होंने बोला कि भाई ये जो उपाय हैं ये मनमाने उपाय हैं, ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर्टिकुलरली जो कार्बन इंटेंसिव गुड जैसे कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री है ना, उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, बात समझिए। यूरोपियन यूनियन अब इंडिया से सामान नहीं खरीदेगा। और यूरोपियन यूनियन कितनी कंट्रीज का ग्रुप है या यूनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। यूरोपियन यूनियन टोटल कितनी कंट्रीज का ग्रुप है? तो स्टील और सीमेंट जिसको रेडी करने में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, रिलीज होता है, यूरोपियन यूनियन बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें ज्यादा कार्बन लग रहा है, हम ये नहीं लेंगे, हम ये इंपोर्ट नहीं कराएंगे। मतलब कि वो खुद डेवलप करेंगे या वो खुद चूज करेंगे किसका इंपोर्ट करना है किसका नहीं करना। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यूरोपियन यूनियन का जो ये सस्टेनेबिलिटी का रेगुलेशन है, ये एक हमारे गले की हड्डी बन गया है, मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। क्यों? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बातें चल रही हैं जिसको लेकर। तो अब फ्री ट्रेड तो होगा ही, आप तो मना ही कर दोगे हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स को ये बोलकर कि नहीं भाई इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट हो रहा है, ये हम नहीं लेंगे बॉस। और आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे हमारी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स डंप करोगे और हमसे प्रोडक्ट लोगे नहीं, तो क्या होगा? तो ये होगा ट्रेड इंबैलेंस होगा, ट्रेड डेफिसिट हम लोग फेस करेंगे, व्यापार में घाटा जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश टर्म में ट्रेड डेफिसिट। कि हम इंपोर्ट ज्यादा करा लेंगे एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो लॉस किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है ना बॉस। पैसा किसका बाहर दूसरी कंट्री में जाएगा? हमारा जाएगा। इससे हमारी रुपीस डिवैल्यू होगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये कनेक्टिविटी सिर्फ जनरल स्टडीज ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि जनरल स्टडीज पर अच्छी कमांड डेवलप करना, और डेवलप करने के लिए यू कैन ज्वाइन अवर कोर्सेज जहां पर A to Z प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाती है। नेक्स्ट आगे चर्चा करें। क्या है भाई ये CBAM है क्या? देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। शब्दों पर फोकस करो। कार्बन समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हमारी बॉर्डर के अंदर आएगा कार्बन वाला प्रोडक्ट तो एडजस्ट करेंगे बॉस, लेंगे नहीं, मना कर देंगे कि नहीं हमारे रूल्स के खिलाफ है, हम तो क्लाइमेट फ्रेंडली रूल्स बना रहे हैं। दैट इज गुड कि आप क्लाइमेट फ्रेंडली रूल्स बना रहे हैं, बट आप भेदभाव करेंगे, अब डिस्क्रिमिनेशन करेंगे अब, जो कि इंडिया ने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया है। भाई हमारा तो आत्मनिर्भर भारत का प्लान ही खराब हो जाएगा। तुम यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दोगे, वो भी पावरफुल कंट्रीज है भाई, जिनके साथ हमारा ट्रेड इतना चलता है, तो हमें तो लॉस हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है यूरोपियन यूनियन ने। ये कहा है कि भाई कार्बन एमिशन पर प्राइस लगाएंगे हम लोग, जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं जैसे स्टील सीमेंट एल्यूमिनियम फर्टिलाइजर्स, ये महंगे हो जाएंगे। बैन करने का मतलब महंगाई करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में आप जाओ, सेम सामान 100 रुपए का एक जगह रखा है और सेम सामान 500 रुपए का एक जगह रखा है, तो अब 100 रुपए वाला सामान लोगे या 500 रुपए वाला? अब ये कोई मत बोला सर ब्रांड ब्रांड होता है। सुनिए बॉस, मैं ब्रांड वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेम क्वालिटी सेम चीज दोनों सब्स्टिट्यूट कंपनी की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली 100 रुपए, 500 रुपए वाला जो लेगा बेवकूफ है वो, उसको फिर इकोनॉमिक्स आती ही नहीं है, फिर बैंड बच जाएगी उसकी दिखावे के चक्कर में। क्या तुम्हारा 100 का हमारा 500 का? अबे उससे क्या होता है? जस्ट लाइक एप्पल, एप्पल के प्रोडक्ट्स, सॉरी मैं भी यूज करता हूं बट मैं यूटिलिटी के लिए यूज करता हूं। सभी इंसान को अपनी यूटिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए कि भाई आपको क्या जरूरत है क्या नहीं है, उस अकॉर्डिंग। दिखावे के पर्पज के लिए सामान वामान मत लो। तो आप बोलोगे सर आपकी यूटिलिटी क्या है? अभी एंड्रॉइड शिफ्ट किया है मैंने, जैसे ही शिफ्ट किया उसके बाद से बहुत स्पैमिंग होने लगी मेरे ऊपर, हैकिंग अटैक्स होने लगे। अब सिंपल शब्दों में बोलूं तो, और हुए भी है सक्सेसफुल कुछ, काफी सारी चीजें चली गई, बट एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
दिक्कत वाली बात यह है कि आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, ऐसे प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जाकर महंगे हो जाएंगे। तो जब महंगे होंगे तो कोई इनको खरीदेगा नहीं, और कोई खरीदेगा नहीं तो हमारी इंडस्ट्री को लॉस होगा। यस। तो प्राइमरी गोल ये है कि कार्बन प्राइस जो है यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूस गुड्स का मैच करना विद दोज इंपोर्टेड। इंपोर्टेड के ऊपर इंडस्ट्रियल कंपटीशन जो है, ये बोल रहे हैं कि हम वो खेलेंगे। भाई नहीं, भाई ऐसा नहीं है। ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन होगा। इंपोर्टर्स को अब आज की रेट में परचेज करना पड़ेगा CBAM सर्टिफिकेट, ये बताते हुए कि कार्बन एमिशन उनके प्रोडक्ट्स में कितना है, और उनको रजिस्टर करना पड़ेगा नेशनल अथॉरिटीज को कंप्लायंस प्रूव करने के लिए, फाइल करना पड़ेगा रिटर्न। यूरोपियन यूनियन जो है वो एडजस्ट करेगा फाइनल प्राइस। अगर प्रूफ प्रोवाइड करा दिया जाता है कि कार्बन प्राइस जो है वो ऑलरेडी पे किया जा चुका है प्रोडक्शन के समय पर यूरोपियन यूनियन के बाहर, तो अब ये कार्बन प्राइस चार्ज करेंगे, यानी कि कार्बन टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अक्टूबर 2023 में जो है वो पूरी तरह से लागू हो गया, मतलब लागू किया गया, और पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा जनवरी 2026 तक। और इनिशियली हाई कार्बन सेक्टर्स पर टारगेट किया जा रहा है, जैसे यही स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर। अब EUDR क्या है, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि ऐसे सामान को हम नहीं खरीदेंगे जिसको बनाते समय पेड़ काटे गए। तो सोचिए, अब जैसे कमोडिटीज हैं, कैटल, सोए, कॉफी, रबर और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उनमें सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अब कैटल मतलब उसकी बात नहीं हो रही है मवेशियों की, मवेशी वाले प्रोडक्ट्स की। राइट। तो देना पड़ेगा कि भाई यहां पर डिफॉरेस्टेशन फ्री इंपोर्ट हुआ है, कि उसमें पेड़ वगैरह गिराए नहीं गए। ऑब्जेक्टिव यही है कि कार्बन एमिशन को इनको रिड्यूस करना है। ये चाह रहे हैं कि कम से कम पेड़ जो है वो काटे जाएं। तो वो ठीक है भाई, वो सही चीज चाह रहे हैं, वो गलत नहीं चाह रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का प्लान अच्छा है, बट ये प्लान के पीछे एक साजिश है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है वो बढ़ाना और सामने वाली की इंडस्ट्री को जो है वो डंप करना। तो ये चीजें हम लोग को देखने को नहीं। तो हमारे लिए चिंता वाली बात यही है बस, और कुछ नहीं है। ट्रेड बैरियर, कि भाई हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाह रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं स्टील, एल्यूमिनियम जैसे यार, कि जिसमें कार्बन तो लगता ही लगता है, तो उस पर आप भेदभाव कर लोगे, डिस्क्रिमिनेशन कर लोगे, तो इंडिया का डर यही है 35% तक ऊपर महंगा हो सकता है सामान। राइट। और इससे 25% इंडिया का एक्सपोर्ट जो इन मटेरियल्स पे होता है यूरोपियन यूनियन में, उससे हमें दिक्कत है। 25% से ज्यादा यूरोपियन यूनियन को हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करवाता है हमसे, वो स्टील और इस प्रकार के कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होता है। तो इंडिया ने यही चिंता व्यक्त करी है कि भाई यूरोपियन यूनियन अगर ये कानून को फॉलो कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो बहुत दिक्कतें आने वाली है। हमारा ट्रेड जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस भी सुन लीजिए। इंडियन ऑफिशियल ने क्वेश्चन उठा दिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी तो कुछ चीज है भैया, यूरोपियन यूनियन, उनको भी तो मान लो थोड़ा। जो बोलते हैं कि भाई ट्रेड जो होना चाहिए वो रेस्ट्रिक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, थोड़ा उनको भी तो मानो, उनकी तरफ भी तो देखो। तो यूरोपियन यूनियन जो है अप्रोक्सीमेटली 14% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट, मतलब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 14% टोटल यूरोपियन यूनियन को जाता है। और उसमें स्पेशली यही सब प्रोडक्ट्स हैं, स्टील, एल्यूमिनियम। और इंडियन प्रोडक्ट जो है, ऑब्वियस ही बात है कि उसकी कार्बन इंटेंसिटी काफी हाई है कंपेयर टू यूरोपियन काउंटर पार्ट्स या ऑल्टरनेटिव्स। तो हमें सामना करना पड़ सकता है टैरिफ्स का, टैक्सेस का। तो ये सही चीज नहीं है, इससे और स्थिति खराब हो गई। इससे और हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को जो नेगोशिएशन हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो वो और स्लो डाउन हो गई। तो अब क्या करना चाहिए, तो भाई इन्वेस्ट करो क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर। इंडिया इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया भी और इवन यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, कि भाई आप हमारे पास अभी ये दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड वेरी स्मार्ट कंट्रीज। आप ये बात समझिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय पर सबसे ज्यादा बेनिफिट इन लोग को मिला है। इंडस्ट्रीज इनकी एस्टैब्लिश हुई, सबसे ज्यादा नुकसान कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का ये लोग करके बैठे हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला कहानी है इनके साथ, पता है आपको। इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ तो इन्हीं लोग ने उठाया है, और अभी हमें बोल रहे हैं कि फॉलो करिए कार्बन टैक्सेस को।
बल्कि उल्टा आपको फॉलो करना चाहिए, बल्कि उल्टा उससे जो पैसा आना चाहिए वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए क्लीन एनर्जी के ऊपर। दैट इज माय सजेशन। एक्सपोर्ट के मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करो और बेहतर करो, मॉनिटर करो ग्लोबल पॉलिसी ट्रेंड को। वो तो हम कर ही रहे हैं भाई, इसलिए तो सजेशन दे रहे हैं कि भाई ये खराब है, ये वाली पॉलिसी हमारे लिए बिल्कुल, हमारे इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो सर में आगे आपको यूरोपियन यूनियन के ये दो हमें सीबीएम और ईयूडीआर देखने को मिलते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लाए गए हैं। ये बेसिकली एक प्रकार के कार्बन टैक्सेस हैं, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम्स है, और क्या प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। 35% तक हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, और यूरोपियन यूनियन को हम लोग 25% से भी ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करवाते हैं, यानी कि टोटल एक्सपोर्ट में से 14% के आसपास होता है टोटल एक्सपोर्ट में से। बट ये सब प्रोडक्ट जो है जो यूरोपियन यूनियन लेता है वो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट 25% से भी ज्यादा टोटल प्रोडक्ट्स का लेता है। तो इंडिया को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, अब नेशनल एग्रीकल्चर कोड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये अभी करेंटली डेवलप कर रही है एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को पूरी कंट्री के अंदर स्टैंडर्डाइज करना। ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अभी आया नहीं है, अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है, और नेशनल बिल्डिंग कोड के मॉडल पर ही है, जिसके बारे में भी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के मॉडल पर ही है, राइट। और नेशनल ये एग्रीकल्चर कोड जो है वो सेटअप किया जाएगा, मतलब सेटअप करेंगे एक स्टैंडर्ड कि भाई सभी, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर एक ही तरीके से, एक ही टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से, सिमिलर टेक्नोलॉजी से जो है वो हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो करें। तो ये मेन चीज है, बस और कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले साल अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, और ये स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म जो है वो तैयार करेंगे, राइट, कुछ कुछ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस एक समान चले पूरी कंट्रीज के अंदर। ठीक है, प्रिपरेशन, फील्ड प्रिपरेशन से लेकर स्टोरेज तक भाई, और मार्केट पहुंचाने तक पूरी चीजें एक स्टैंडर्डाइज तरीके से हो। ठीक है, तो ये काफी सारे गैप्स को जो है वो रिड्यूस कर देगा। जैसे कई बार फार्मिंग प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं होती, इरिगेशन सिंचाई की प्रॉब्लम होती थी, ये सब कुछ जो है वो एक लेवल पर लेकर आएगा पूरी कंट्री के अंदर। इससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बस यही है, और कुछ नहीं है, आने वाले समय में आएगा। बट ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जा सकता है कि अभी ये नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो बनाने की बात की जा रही है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, कौन डेवलप कर रहा है। तो आपको BIS बस ध्यान में रखना है, दैट्स इट। उसके अलावा और ये ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी पता है भाई, एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को ध्यान में रखा जाएगा, जो फसलें कौन सी उसको ध्यान में रखा जाएगा, रिच जो फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर की क्वालिटी इसमें बेटर होगी, पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स को जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो मिलेगा और बेहतर करने के लिए चीजों को। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो हमारे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरी चीज तैयार जो है वो की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, डेटा पूरा रेडी किया जाएगा, क्योंकि ये सब कमियां हैं हमारे यहाँ पर, ये चैलेंजेस भी हैं। जो कमियां है वही सोल्यूशन है, जो जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। यस, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा। ये BIS बस ध्यान में रखना कि BIS एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है वो तैयार कर रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरी कंट्री के अंदर एक समान एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो हमारी कंट्री में हो। अब ये इंडिया के अंदर वीट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये भी टॉपिक फिर से रिपीट हो गया, याद आ रहा है कुछ, ये सेम कि हर साल हमें 92,000 करोड़ रुपीस का लॉस होता है, $11 बिलियन का लॉस होता है इंडिया के अंदर। किस कारण? ये वीट के कारण। वीट क्या होता है भाई, पता है आपको वीट के बारे में? खरपतवार जिसको हम लोग बोलते हैं, पौधे के बगल में एक और पौधा उग जाता है, जंगली पौधा जिसको जनरली कहा जाता है। तो पौधे के पूरे न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को डाले जा रहे हैं, पानी, हर चीज, तो जितना फसल को चाहिए वो उतना वो भी देगा। तो दैट मीन्स कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाएगा क्रॉप्स को, जो क्रॉप्स उगाई जा रही है, जिनका कल्टीवेशन हो रहा है ना। तो उससे क्या होगा, उससे लॉस होगा। कितना लॉस देखो, $11 बिलियन, 92,000 करोड़ रुपीस का हर साल लॉस। और ये स्टडी किसने करी थी? FSII ने ये स्टडी जो है वो करी थी, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री इंडिया ने। ठीक है, 25 से 26% लॉस खारिफ क्रॉप्स में, 18 से 25% राबी क्रॉप्स में। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब चैलेंजेस वीट के क्या क्या हैं? क्रॉप कंपटीशन। अब देखो यार,
जो वीड्स जो होती हैं ये एग्रेसिवली compete करती हैं क्रॉप के साथ, उनको भी वीड को भी पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये क्रॉप की क्वालिटी खराब कर देती है भाई। जो फसल हमने उगाई है, जिसका हम ध्यान में रखना है, बगल में आकर ये वीड उगकर वो खा जाती है पूरा न्यूट्रिएंट। तो स्टडी ने यही चीज बताई है कि भाई ये बहुत लॉस हो रहा है क्रॉप का, ये वीड्स के कारण। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो गई है भाई, हम जो है वो छिड़क रहे हैं हर्बिसाइड कि मर जाए ये वीड, उगे ना, बट उग जा रही है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट हो गया है। तो हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे केमिकल फॉर्मुलेशन। ये आज की डेट में बताइए, रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम बहुत खराब है, बहुत खराब। जैसे हम लोग बात करते हैं ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, याद आ रहा है? तो ये बहुत खराब चीज है आज की डेट में। और ये रेजिस्टेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैनेज हमने नहीं किया, दैट्स वाई। सॉइल और एनवायरमेंट खराब होता है, वीड जो है वो मिट्टी तक को खराब कर देती है, मिट्टी की हेल्थ को खराब करती है, न्यूट्रिएंट बैलेंस जो होता है वो खराब कर देती है, कई बार मिट्टी जो है वो इरोड होने लगती है। ठीक है, दूसरे प्लांट जो होते हैं उनके रूट सिस्टम को जो है वो ग्रो करने से रोकती है, तो ज्यादा समय के लिए सॉइल को ही, मिट्टी को ही खराब कर देगी है। तो ये सब चीजें हैं, इसमें किसान का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एवरेज जो खर्चा होता है वीड कंट्रोल करने के लिए वो 3,700 से लेकर 7,900 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। और लेबर की शॉर्टेज भी होती है और हर्बिसाइड के ऊपर ज्यादा हम डिपेंडेंट हो गए, तो उसके कारण कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई और किसान के ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ गया। फिर वीड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? तो FSII और ICAR इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स लगाइए, राइट, और फिर प्रिसीशन एग्रीकल्चर करिए सटीक तरीके से, मैकेनाइजेशन मशीनरी का उपयोग करिए। स्टडी ने ये बताया कि अगर आप मशीन्स का उपयोग जो है वो करते हैं तो हर्बिसाइड और बायोलॉजिकल कंट्रोल का खर्चा जो है वो आपका 40 से 60% तक बच सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि आप मशीनरीज का उपयोग करें ज्यादा। ठीक है, हर्बिसाइड का उपयोग करो, क्रॉप रोटेशन करो, कवर क्रॉपिंग मेथड पर काम करो। तो ये सब चीजें हैं जो वीड की पॉपुलेशन को रोकती हैं। ये सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगा, आपको केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। बायोलॉजिकल मेथड भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। नेचुरल वीड प्रेडेटर, भाई ऐसा आप पौधा उगा दो उसी अपने मेन क्रॉप के आसपास जो मेन क्रॉप को डैमेज ना करे बट वीड को डैमेज करे, तो बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को ये हेल्प करेगा। मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल उपयोग भी हम लोग को देखने को मिलता है। कुछ वीड्स ऐसी होती है ना कि जो जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, पता है आपको? कई बार ये सुपर फूड के तौर पर काम करते हैं वीड्स, प्लांट्स जैसे कि डेंडिलियन, राइट, और नेटल, ये हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं जो एक्चुअली मेन क्रॉप के लिए अच्छे नहीं है, बट वो हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। एक्सपर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, उन्होंने यही कहा कि भाई हमें आज की डेट में वीड मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके कारण बहुत लॉस हो रहा है। ये प्रेसिशन फार्मिंग जो है वो क्या है, तो ये आप इसका इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी का, जैसे कि डायरेक्ट सीड राइस, DSR टेक्नोलॉजी, जीरो टिलेज वीड टेक्नोलॉजी, इन सब का उपयोग करो आप, नहीं यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज, नए नए इनोवेशन करो वीड को खत्म करने के लिए। बस यही टॉपिक था, कुछ नहीं, बस ये टॉपिक रिपीट हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने इस टॉपिक के बारे में एज इट इज पूरी बातें करी थी। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। रिसेंटली एक वर्क पेपर आता है, वर्किंग पेपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो हमें ये बता रहा है कि जो मिडिल मैन और रिटेलर्स हैं वो कंज्यूमर के रुपये का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो मार्जिन जो है रिटेलर्स का और मिडिल मैन का ये सबसे ज्यादा है, ये कहा है RBI ने सबसे पहली चीज तो। और उस समय इनका मार्जिन सबसे हाई हो जाता है जिस समय इन्फ्लेशन हाई रहता है, मुद्रा फीसदी, स्पेशली फ्रूट और वेजिटेबल सेक्टर के अंदर। तो ये चीज RBI बता रही है, मतलब क्लियरली ये बात है कि लोग स्टॉक करके रखते हैं, वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम, और फिर इन्फ्लेशन का फायदा उठाकर बड़े महंगे दाम में जो है वो चीजें बेचते हैं और किसानों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट ने यही इंडिकेट किया है कि फार्मर्स पर्टिकुलरली जो इन्वॉल्व है फ्रूट और वेजिटेबल कल्टीवेशन में, उनको उतना हिस्सा नहीं मिल पाता है जितना कि डेयरी, पोल्ट्री और पल्स फार्मिंग में मिलता है किसानों को। तो इसी में डिस्कशन शुरू हो गया कि भाई हमें पॉलिसीज लानी चाहिए कि यार किसानों को तो एटलीस्ट फेयर इनकम मिले यार, क्योंकि मेन रोल तो वही प्ले कर रहे हैं हमारी कंट्री को हंगर की प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने में।
भाई भुखमरी की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में रिजॉल्व कौन कर रहा है? मेनली डॉक्टर कौन है? फार्मर डॉक्टर है। तो डॉक्टर को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मिल रहा है मेडिकल वाले को, जो दवाई बना भी नहीं रहा, बेच रहा है। बात वही हो गई कि साइंटिस्ट जिसने दवाई बनाई उसको पैसा नहीं देंगे, जिसने बेची उसको देंगे। जमाना यही है वैसे तो आज की डेट में, जो मार्केटिंग कर रहा है उसका अच्छा कमीशन हो जा रहा है, जो एक्चुअल जिसकी ओरिजिनल चीज है उसको बेचारे को कुछ नहीं मिल पा रहा। सो दैट इज द इशू। सो इन्फ्लेशन, जो मुद्राफीसदी महंगाई जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल शब्दों में, तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन प्राइमरली होलसेल सेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू जो है वो मेजर किया जाता है। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पूरा इन्फ्लेशन का टॉपिक आ गया, इकोनॉमिक्स का, जनरल स्टडीज का टॉपिक। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी हमसे, तो उनको पता होगा ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है। ऐसे काफी सारे प्रकार होते हैं, मतलब मेरे ख्याल से शायद कुछ नहीं तो 10-12 प्रकार इन्फ्लेशन के होते हैं, टाइप्स। तो क्या क्या मिला? तो बस यही चीज मिली कि भाई फ्रूट्स और वेजिटेबल में किसानों की बैंड बज रही है, उनको बेचारों को ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिल पाता है दूसरे किसानों को। डेयरी डेयरी और पोल्ट्री बिजनेस में जो है वो थोड़ा अच्छा बेनिफिट जो है वो उठा लेते हैं। उनका शेयर लगभग 70% मिल्क में होता है, 75% एग्स में होता है। पोल्ट्री वालों को थोड़ा सा कम शेयर रहता है, उनका 56% रहता है। और पल्स की बारे दालों की बारे में बात करें तो 75% ग्राम चना के लिए, 70% मूंग के लिए, 65% तुअर के लिए। बट वेजिटेबल्स में देखो आप तो 30-40% के आसपास ही है, बस उससे ज्यादा नहीं है। तो यही इशू के बारे में जो है वो आरबीआई ने चर्चा करी है। तो आरबीआई ने यही रिकमेंड किया है कि भाई इनकरेज करो प्राइवेट मार्केट जो है वो एक्सपेंड हो, जिससे कि मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो सके और कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग लाई जाए, किसानों को बेनिफिट मिल सके। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इस प्रकार की चीजें सरकार की जो स्कीम जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो ऑपरेशन ग्रीन हो गया, प्राइस स्टेबल करने के लिए है और फार्मर्स को बेटर रिटर्न प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसको और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करो। ई नाम प्लेटफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, ये भी इसका इसके उपयोग को भी जो है प्रमोट करो कि डायरेक्ट फार्मर्स के साथ जो है वो रिटेलर्स या डीलर्स की डील हो, मिडिल मैन का चक्कर ही ना हो पाए। इनकरेज करो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, कि जिससे कि फार्मर्स जो है वो एक गुट बनाकर, ग्रुप बनाकर डील कर सकें एक अच्छी वैल्यू पर। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज लेकर आओ जिससे कि सामान वगैरह खराब ना हो। तो ये सब चीजें। फिर एक इंडिया एआई मिशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है इंडिया एआई मिशन का? तो जैसे चैट जीपीटी होता है ना, वही है सेम, कि चैट जीपीटी जिस प्रकार से काम करता है वैसे ही हम लोग इंडिया का चैट जीपीटी बना रहे हैं। जो ओपन एआई जो है ना चैट जीपीटी, वैसे ही इंडिया का एक चैट जीपीटी हम लोग जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो एनुअल टर्नओवर रिक्वायरमेंट जो है वो प्राइमरी बिडर्स के लिए इंडिया एआई के, वो 100 करोड़ से लेकर 50 करोड़ से लेकर 100 मतलब 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर दिया है। और एआई कंप्यूट मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है वो भी 40 जीबी से रिड्यूस करके 24 जीबी कर दी है। क्लास 1 सप्लायर जो है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर उनको 50% लोकल कंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 20 से 50% रेंज जो है वो क्लास 2 सप्लायर्स के लिए बताई जा रही है। यूएससीआईआरएफ 2024 की रिपोर्ट इंडिया के ऊपर क्या बता रही है? तो रिपोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में है, क्योंकि यहां पर रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन होता है। यूनाइटेड स्टेट्स तैयार करती है वैसे ही, उसका ज्यादा रोल रहता है इसमें। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, धर्म के नाम पर भेदभाव होते हैं, धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स को स्पेशली टारगेट्स किया जाता है। तो ऐसा जब होता है किसी कंट्री के अंदर तो उसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। ये रिपोर्ट क्रिटिसाइज करती है और काफी समय से जब जब ये रिपोर्ट आ रही है, दो ही मुद्दे पर, सीएए का मुद्दा और दूसरा यूसीसी का मुद्दा, ये दो मुद्दे पर जो है वो लगातार हर बार जो है वो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल कमीशन हमें देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, इस पर मेन रोल होता है यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स ये पूरी चीज तैयार करती है और यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत इसको लाया गया था कि हम ऐसी कंट्री की लिस्ट जो है वो तैयार करेंगे जहां पर रिलीजन के नाम पर भेदभाव होता है और जो रिलीजियस कम्युनिटी को सप्रेस करती है, और फिर उनको लिस्ट करेंगे और फिर उनके ऊपर एक एक करके सैंक्शन लगाएंगे। तो ये था इनका मेन ऑब्जेक्टिव। एनीवेज,
तो इंडिया के एआई को लेकर ही, एआई प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स को लेकर ही एक हम लोग को देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। ट्राई करिएगा मेंस के इस क्वेश्चन को 120 वर्ड्स में लिखने की। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।